Hello everyone. We are reading Electoral Politics for class 9th और हम लोग पहुँचे थे टॉपिक नंबर 3.3 व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इससे पहले हमने रीड किया था कि पोलिंग जो प्रोसेस होता है इंडिया में वो कैसे होता है, उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स किस तरह से होती है इंडिया में, और अब हम आए हैं कि क्या चीज़ है इंडिया में जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो लेट्स रीड. We get to read a lot about unfair practices in election. Newspaper and television report often refers to such allegations. Most of these reporters are about to following. तो हम लोग जो है न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी चुनाव के दौरान जो भी गलत काम होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो भी एलिगेशंस एक दूसरे पर लगाते हैं, वो जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं अपनी ऑपोजिशन पे और जो रूलिंग पार्टी है उस पे, तो वो कहीं ना कहीं बुरा लगता है उस समय कि और जो वोटर्स होते हैं उनको एक फेयर चॉइस बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत देता है वो। तो कौन कौन सी हैं वो जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस। लेट्स रीड. Inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voter list. बहुत बार ये देखा गया है कि जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है उसमें फॉल्स नेम होते हैं कई। फॉल्स नेम यानी कोई भी किसी और के नाम से वोट उसमें ऐड करवा देता है, और कई बार जो जेन्युइन वोटर होता है उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं होता, जिसके कारण वो वोट नहीं दे सकता। उसके बाद है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, कई बार उनका मिसयूज़ किया जाता है, उनके पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़। बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं या नेता होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो वोटर होता है उसका जो फेयर डिसीजन होता है वो बदलने में कहीं ना कहीं पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो जेन्युइन चॉइस नहीं रहती फिर वोटर्स की। उसके बाद है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। रिगिंग का मतलब होता है उन्हें प्रेशराइज करना या फिर कोई भी गलत इस्तेमाल करके वोटर के डिसीजन को चेंज करना, हम रिगिंग बोलेंगे उसको। वो भी होता है ऑन द पोलिंग डे, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन किया जाता है ये काम। उसके बाद है मैनी ऑफ दीज रिपोर्टर्स आर करेक्ट, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। तो काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये सब जो न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि चुनाव के दौरान ऐसा हुआ, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सही भी होती हैं, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो दैट टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। लेकिन अब ये जो चीज़ें होती हैं ये उतने बड़े लेवल पर नहीं होती फिर भी, क्योंकि कानून बना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सख्त है, तो ये चीज़ें ओपनली नहीं हो सकती। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ही इलेक्शन जो है वो ख़राब होता है। जेन्युइन भी होता है बहुत जगह, और बहुत जगह जो है हम कह सकते हैं बहुत जगह माल प्रैक्टिसेस भी यूज़ होती हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसको नकार नहीं सकते। इलेक्शन का जो पर्पस है वो पूरा होता है। दिस बिकम्स क्लियरली इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन अ इलेक्शन and come to power not because it has popular supporter but through the electoral malpractices. हम ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी अगर पॉपुलर नहीं है वो सिर्फ माल प्रैक्टिसेस के बल पे जो है पावर में नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन हम करें तो बिल्कुल ये आंसर मिलेगा हमें कि सिर्फ माल प्रैक्टिसेस करके या वोटर्स को अपनी तरफ करके गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई भी पार्टी जो है वो पॉपुलर पार्टी नहीं बन सकती। तो उसको पॉपुलर होने के लिए जनता के हित में काम करना होगा, तभी उसको मेजॉरिटी मिलेगी। दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है इलेक्शन कमीशन। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट यानी वो मुक्त हो,
खुला उसको छूट हो कुछ भी करने की, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने आप को फ्री महसूस करेगा, तभी वो इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट करवा पाएगा। तो देखते हैं, वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग whether elections are fair or not is to look at who conduct the elections. Are they independent of government, or can be government or ruling party influence or pressurize them? तो ये देखना है कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में होता, अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर होता, तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का झुकाव जो है गवर्नमेंट वाली पार्टी की तरफ होता। लेकिन हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, और इसीलिए वो किसी के दबाव में नहीं है। डू यू हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन? डू यू एक्चुअली यूज़ दीज पावर्स? तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो फेयर पावर्स हैं वो हैं, और क्या वो सच में उन पावर्स का यूज़ करता है या नहीं? The answer to all these questions is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and a very powerful election commission. तो हमारे देश में बिल्कुल ये सत्य है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पावरफुल है और इंडिपेंडेंट भी है। It enjoys the same kind of independence that judiciary enjoy. जिस तरह से हमारी न्यायपालिका जो है किसी सरकार के अंडर नहीं है, हमारा जो कोर्ट है वो बिल्कुल मुक्त है किसी भी सरकार के दबाव से, उसी तरह से हमारा इलेक्शन कमीशन भी है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशरी एंजॉय। द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं CEC उनकी पोस्ट है, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। लेकिन एक बार अगर CEC को हम अपॉइंट कर देते हैं तो वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, उसकी किसी को भी जवाबदेही नहीं बनती। ना वो प्रेसिडेंट को पलट के जवाब देता है किसी भी बात का कि उसने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, ना उसको किसी गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत है। उसके डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री होंगे। उसके बाद है, इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। अगर किसी गवर्नमेंट को या किसी भी पर्सन को, किसी लीडर को, किसी मंत्री को ये पसंद नहीं है कि जो भी CEC ने डिसीजंस लिए हैं या इलेक्शन कमीशन ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो उनको पसंद नहीं है, तो किसी भी हालत में वो उस डिसीजन को ना तो चेंज कर सकते हैं, ना ही CEC को रिमूव कर सकते हैं। Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as Election Commission of India. तो संसार में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास उतनी पावर्स है जितने की इलेक्शन कमीशन के पास है, जो कि इंडिया में है। EC यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है। EC takes decision on every aspect of conduct and control the elections from the announcement of elections to the declaration of result. तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेकर रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन तक जितना प्रोसेस है वो सब EC उसमें डिसीजन लेगा, और हर आस्पेक्ट पे वो अपने डिसीजन लेता है, हर आस्पेक्ट पे काम करता है, और चाहे वो कंट्रोल ऑफ इलेक्शन हो या फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो। उसके बाद इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी जिस पर वोटर्स को या फिर जिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चलना है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। वो किसी भी पार्टी को या किसी भी लीडर को जो कि इलेक्शन के रूल्स को वायलेट करते हैं उनको पनिश कर सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकता है कि वो कुछ एक गाइडलाइंस फॉलो करें, यानी जो भी वो ऑर्डर्स निकालेगा या जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन, एनी गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो इट टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज द गवर्नमेंटल पावर टू इन्हांस इट्स चांस टू विन इन इलेक्शन।
तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की पावर्स को भी रिड्यूस कर दे ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए इलेक्शन को जीतने के लिए। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए किन्हीं ऑफिसर्स का जो है ट्रांसफ़र कर दे, तो वो भी इलेक्शन कमीशन रोक सकता है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, जब इलेक्शन में ड्यूटी लगती है जितने भी ऑफिसर्स की, टीचर्स की या बैंकर्स की, जिसकी भी ड्यूटी लगी है, तो वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो तब इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। किसी गवर्नमेंट का उन ऑफिसर्स पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। जितने भी इलेक्शन में ड्यूटी देते हैं पर्सन, उनको किसका कहाँ मानना होता है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन का। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. तो अगर हम पिछले 25 सालों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स का भरपूर इस्तेमाल किया है और उनको बढ़ाया है, बल्कि हम कहेंगे। It is very common now the Election Commission to reprind the government and administration for their lapses. तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट भी है जो कहीं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में या जो भी पावर उनकी लिमिटेड करनी है उस दौरान, तो इलेक्शन कमीशन ने की है। When election officials come to opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituencies, they are order a repoll. इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में या फिर किसी एक पोलिंग बूथ पर कुछ भी माल प्रैक्टिसेस हुए हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को पता चल जाए कि यहाँ पर जो है वोटिंग सही नहीं हुई, तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो वहाँ पर पोलिंग दोबारा करवा सके। उसके बाद है द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट ईसी डज। रूलिंग पार्टी को ऑब्वियसली वो चीज़ें पसंद नहीं आती जो इलेक्शन कमीशन करता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी की पावर कहीं ना कहीं लिमिटेड कर देता है इलेक्शन कमीशन। बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उनको मानना पड़ेगा। दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड इफ़ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर ईसी जो है इंडिपेंडेंट ना होता, पावरफुल ना होता, तो शायद गवर्नमेंट खुश रहती, क्योंकि उसको मनमानी करने का अधिकार मिल जाता। उसके बाद है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या होता है? अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट विद एंथुजियाज्म। अगर हमें वाकई में ये देखना है, ये चेक करना है कि इलेक्शन अच्छे से हुए या नहीं हुए, तो हमें उन लोगों की परसेंटेज देखनी चाहिए जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। अगर इलेक्शन वाकई में फेयर होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर जो है वोटिंग सही नहीं होते, अनफेयर होते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट जो है वो वोटिंग करने में नहीं होगा और वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। If the election process is not free and fair, people will not continue to participate in the exercise. Now, read these charts and draw some conclusion about the participation in India. People's participate. Yes, यहाँ से read करते हैं. People's participation in election is usually measured by the voters' turnouts figure. Turnouts indicates the percentage of eligible voters who actually cast their votes over the last 50 years. The turnouts in Europe and North America has declined. In India, the turnouts has either remained stable or actually grown up. तो turnout यानी वो पर्सन जो वोटिंग लिस्ट में शामिल होते हैं हर साल, तो ये जो टर्नआउट की जो इंडिया में परसेंटेज है वो आप ब्लू लाइन में देख पा रहे हैं कि ये या तो स्टेबल है या ये धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इन इंडिया द पुअर एंड इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज एंड प्रपोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। हम इंडिया में देखते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या इलिटरेट लोग हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं बजाय कि अमीर लोगों के। This is in contrast to Western democracy. For example, in the United States of America, poor people
अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइट पीपल। तो ऐसा ही अफ्रीकन पीपल में देखा गया है कि वो भी उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जितना कि रिच एंड पावरफुल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे और आपको नोट्स भी देंगे इस चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच।